नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं। हम आपको आज पूछ रहे हैं कि आखिर न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सुदर्शन का तेलंगाना राज्य में प्रसारण बंद करने की तेलंगाना सरकार की गैर कानूनी जो हरकत है, इसको आप कैसा देखते हैं? हम तो ये देखते हैं कि इसका मतलब ओवैसी डर गया है। ओवैसी बिल में जो छुप के बैठा है पिछले 12 दिन से, अब उसने सुदर्शन के खौफ लेकर वहां पर अपना दबाव यूज करके जिस सरकार को समर्थन वो दे रहा है, उस सरकार के द्वारा गैर कानूनी तरीके से वहां के केबल पर सुदर्शन का प्रसारण बंद करवाया है। लेकिन सूरज के ढकाने से कुछ नहीं होता है। पूरे देश और दुनिया में सुदर्शन के द्वारा ओवैसी के नंगा नाच को हम दिखा रहे हैं और साथ साथ में सारे डीटीएच कनेक्शन और इंटरनेट पर भी हैदराबाद में बहुत बड़ी संख्या में सुदर्शन देखा जा रहा है। आज के अनुमान के अनुसार एक ही दिन में वहां पर केबल बंद करने के बाद कई हजार लोगों ने केबल काटकर डीटीएच का कनेक्शन लिया और इस का निषेध करने के लिए भी तमाम दल, तमाम मीडिया कर्मी सामने आए, क्योंकि ये बात केवल सुदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि मीडिया के उस आज़ादी के ऊपर ये हमला है जिस आज़ादी के बलबूते ये लोकतंत्र टिका हुआ है। लोकतंत्र के चौथे महत्वपूर्ण स्तंभ के ऊपर होने वाले इस अत्याचार, अन्याय और दमन के विरुद्ध में हम अपना निषेध तो व्यक्त करेंगे ही, हम चाहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान, 125 करोड़ जनता भी हमें साथ दे और ओवैसी जैसे गुंडे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारा समर्थन करे। आइए, इस पूरे 1 घंटे में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। हैदराबाद केबल पर सुदर्शन बंद क्यों किया? क्या तेलंगाना सरकार ओवैसी के लिए दबंगई पर उतारू है? सुदर्शन के मीडिया विशेषाधिकार का दमन कब तक? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोंटने की कोशिश हो रही है? हैदराबाद की सियासत में गहरी पैठ रखने वाला और अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बताने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी हमेशा से अपने जहरीले भाषणों और हिंदू विरोधी बयान से सुर्खियों में रहा है। इतना ही नहीं, हैदराबाद की राजनीति में ओवैसी के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यही वजह है कि वो जो चाहता है वही करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं होता, क्योंकि सत्ता में भी इसकी गहरी पैठ है। आंध्रा और तेलंगाना के बंटवारे से पहले 2009 में कांग्रेस को समर्थन देकर केंद्र और राज्य में अपनी मनमानी करता रहा। यही वजह है कि इसकी काली करतूतों पर मीडिया की पैनी नजर नहीं टिकती। लेकिन सुदर्शन न्यूज 24 अक्टूबर 2014 से लगातार अपने लोकप्रिय कार्यक्रम बिंदास बोल में इसके चेहरे से परत दर परत नकाब हटा रहा है और इसके गोरख धंधे का पर्दाफाश कर रहा है। ओवैसी अपने चेहरे से नकाब हटता देख बौखला गया है, जिसके चलते लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का गला घोटने पर भी उतारू हो गया है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ हैदराबाद में। दरअसल सुदर्शन न्यूज ओवैसी के चेहरे से नकाब हटाकर देश की जनता को उसके असली चेहरे से रूबरू करा रहा है। इसे देख वो घबरा गया है और हैदराबाद में केबल ऑपरेटरों को डरा धमकाकर सुदर्शन न्यूज का प्रसारण रुकवा दिया है, जो कि कानूनन अपराध है। मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जो देश की जनता के सामने सच परोसने का काम करता है। लेकिन इस ओवैसी ने तेलंगाना सरकार और अपनी धौंस के बल पर सुदर्शन न्यूज का हैदराबाद में केबल पर प्रसारण बंद करवा दिया है। ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ओवैसी के साथ साथ तेलंगाना सरकार भी दबंगई पर उतारू है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अर्थात हमने यहां पर यह भूलना नहीं चाहिए हिंदुस्तान ने कि यह तेलंगाना सरकार का मुख्यमंत्री वो है जिसकी बेटी तेलंगाना को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करती है। वो कहती है कि कश्मीर और तेलंगाना अर्थात तब की निजाम की ये रियासत हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थी, इसको जबरन हिंदुस्तान में लाया गया था। ऐसे बाप के राज मानने वाली बेटी का बाप वहां मुख्यमंत्री है, लेकिन वो बाप ये ना समझे कि मुख्यमंत्री हो गया मतलब वो तेलंगाना उसके बाप का है। यह हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है और उस अविभाज्य अंग के लिए हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपना खून का आखिरी कतरा तक लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो उस तेलंगाना पर ऐसी दबंगाई के साथ लोकतंत्र का गला घोटने के इस आज के विषय में हमारे साथ 2 अतिथि भी जुड़े रहेंगे। हमारे साथ है मयंक जैन, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और indiatomorrow.co इस वेब जर्नल के एडिटर इन चीफ है। हमारे साथ सुभाष जी जुड़े रहेंगे। सुभाष सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सुभाष जी लीड इंडिया
इस संस्था का काम करते हैं और साथ में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। मैं आप दोनों का बिंदास में स्वागत करता हूं और पहली प्रतिक्रिया मयंक जी से चाहता हूं। मयंक जी, देखिए, ये जो भी हो रहा है तेलंगाना में इस वक्त, ये कोई इसमें अचरज की बात नहीं है, क्योंकि जो केसीआर की सरकार है, जो तेलंगाना में जो सरकार है, उसको एमआईएम एक टूल की तरह यूज कर रही है। और जो उसका जो लार्जर एम है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को स्थापित करने का, जैसे उसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम भी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन था, जो 1926 में बनी थी। और उस ऑर्गेनाइजेशन में उस वक्त जो आइडियोलॉजी थी, वही उसी प्रकार की जो संस्था है, ये 1956 में बनी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, जब क्योंकि एमआईएम तो बैन हो गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वही एमआईएम दोबारा से बॉन्ड हुई, जिसमें रजाकार थे, जिन्होंने अटैक किए, जिन्होंने बहुत सारी औरतों के रेप किए, वहाँ पर बहुत बहुत कत्लेआम हुआ, जो हैदराबाद स्टेट था। तो आज वही चीज़ रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है और केसीआर को एमआईएम एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। और केसीआर जो हैं वो इन वोट्स के लिए एक राजनीति ऐसा गंदा खेल खेल रहे हैं और मीडिया के ऊपर दमन कर रहे हैं। जो मीडिया इस चीज़ को उजागर करना चाहती है, जो बात हम इस चैनल पर कह रहे हैं, वो अधिकांश मीडिया नहीं बोल पाती है ये चीज़ें। जो चैनल इस बात को कह रहा है, उसको केबल के द्वारा रोकने की एक इमरजेंसी लगाई गई है। तो ये इसका ब्रीफ मैं समझता हूं, इस इशू का ये मेन मुद्दा है। बिल्कुल। सुभाष जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, सुदर्शन को बधाई दूंगा इस बात के लिए कि पिछले 10 दिनों से आप लोगों ने जिस तरीके से ओवैसी के नंगे नाच को जो है सामने, पूरे देश के सामने आपने रखा है। कुछ ही मीडिया इस देश के अंदर है जो इस तरह का हिम्मत दिखा पा रही है आज के दौर में। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ओवैसी, मतलब इसका रिकॉर्ड अगर आप देखें, 2011 में ओवैसी ने 2011 में इसने खुले आम पीवी नरसिंहा राव, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको कहा कि अगर वो जिंदा होते तो मैं कत्ल कर देता। उनको भ्रष्टाचारी, चोर, नामर्द, ना जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करा। 2013 में इस ओवैसी ने जो है आपको हैदराबाद के पुलिस को कहा कि ये हैदराबाद की पुलिस जो है नामर्दों की पुलिस है, नामर्दों की फौज है। और इस तरह का व्यक्ति जो राजनीति में है, इस तरह की बयानबाजी करता है और उसको एक चैनल अगर उठाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है। वहाँ की सरकार, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के राजनीतिज्ञों से समर्थन पाने के लिए और उनका समर्थन लेने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। स्तर पर राजनीति गई है कि चंद वोटों के समर्थन के लिए वो मीडिया का भी गला घोटने को तैयार है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हमेशा की तरह हम कॉलर को कहेंगे कि बेखौफ होकर अपनी बात को रखिए, क्योंकि बात लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की है। कॉलर, जय हिंद। जी सर, बोलिए, क्या कहना है आपको? जी सर, मैं ललित भारद्वाज बोल रहा हूँ, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। हाँ सर, मेरा निवेदन ये था आपसे कि जो ये पिछले 2.5-3 साल से जो ये जहर उगल रहा है, उससे पहले से भी इसमें मतलब कांग्रेस का भी हाथ है। आप देखेंगे कि ये जो कांग्रेस की जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी, इनके साथ भी इसके काफी बार हमने जो है इनको टीवी पे देखा है। इसके अलावा ये जो है और भी काफी लोग हैं जो इसका साथ दे रहे हैं। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? एक आसाराम जी हैं, जो हमारे आसाराम जी बापू हैं, उनको मात्र आरोप के आधार पर 1.5 साल से जेल में डाल रखा है। और ये सरेआम जो है मतलब पूरे देश को खंडित करने की बात करता है और ये इतने जो है हमारे देवी देवताओं को गाली देता है। उसके आधार पर इसका कोई कुछ नहीं कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल चुप है। बिल्कुल, धन्यवाद। कहाँ है न्यायालय? मैंने तो पिछले एपिसोड में भी कहा था कि कहाँ है न्यायालय जो सो मोटो एक्शन लेने की बात करता है? कहाँ है पुलिस? कहाँ है हमारी इतनी सारी फोर्सेस? कहाँ है सरकार जो कि इसके नंगे नाच को तो रोक नहीं पा रही है, लेकिन अब मीडिया के दमन के बारे में भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन आज मैंने जैसे पहले एपिसोड में कहा था कि हमको पता है कि हमको पहला कदम चलना होगा, बाद में लोग साथ में आएंगे। कई लोग अब साथ में आने लगे हैं, कई दलों के लोग भी बोलने लगे हैं और मीडिया वाले भी बोलने पे मजबूर है। कई टीवी चैनल अब इसको लेकर कार्यक्रम तो कर रहे हैं, लेकिन इसका भाषण का बाइट कोई नहीं दिखा रहा है। लेकिन वो हिम्मत हम लगातार तब तक जारी रखेंगे जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अगले कॉलर, जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी, मैं आकाश चौधरी बोल रहा हूँ रुद्रपुर उत्तराखंड से।
बोलिए। ये बात वही होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं तो यही कहूंगा कि अब उसे जो है खंबा नोचने को भी नहीं मिलेगा, उसे जेल की सलाखें नोचने की आदत डाल लेनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी इस मुहिम का असर नेताओं को भी पड़ने लगा है। कल पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी ने कहा कि इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये इसकी पार्टी का जो प्रीति है शिंदे की हम बाइट भी यहाँ पर दिखाएंगे। उसने क्या कहा, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, उनकी बेटी ने यह प्रतिक्रिया दी थी। हम वो बाइट भी आपको दिखाएंगे और भी कई बाइट हमारे पास आई है, उसको भी दिखाएंगे। लेकिन कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ भाई साहब। हाँ, मैं सुब्रत भारद्वाज बोल रहा हूँ बुलंदशहर से। बोलिए बोलिए। ये जो ओबीसी ये जो है बोल रहा है, इसके लिए जो है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए इस पर। हाँ, क्योंकि ये हमारे देवी देवताओं का, महापुरुषों का अपमान कर रहा है, इसलिए इस पर। और देवी देवताओं के साथ साथ देश को भी नहीं छोड़ रहा है, देशवासियों को भी नहीं छोड़ रहा है। 125 करोड़ को आपस में भिड़ाने की इसकी चाल, हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध भड़काने की इसकी नीति है। हम आपको प्रीति शिंदे की बाइट दिखाते हैं, जिसने सुदर्शन की इस अभियान की से प्रेरित होकर एक बात को कहा था। वो सिर्फ एमआईएम को लेके नहीं था, लेकिन अगर ऐसी कोई भी पार्टी हो हमारे देश में जो देश के विरोध में, जिसके लीडर्स देश के विरोध अगर स्पीच करते हैं, जो कम्युनलिज्म लोगों में लाते हैं, जो लोगों में हेट स्पीचेस देते हैं और हमारी सेक्युलर कंट्री को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेशक वो एंटी नेशनल। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। एज एन इंडियन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कोई रिलीजन में बिलीव नहीं करती हूँ, और एज एन इंडियन मुझे लगता है कि उनके स्टेटमेंट्स, उनके स्पीचेस एंटी नेशनल है। और ऐसी अगर कोई भी पार्टी हो जो हमारे देश के सेक्युलर फैब्रिक को डिस्टर्ब कर रही है और कम्युनलिज्म और हेट्रेड लोगों में फैला रही है, तो बिल्कुल बेशक वो पार्टी एंटी नेशनल है और बैन होनी चाहिए। मयंक जी के पास चलता हूँ। मयंक जी, प्रीति शिंदे ने भले ही राजनीतिक मजबूरी में क्यों ना हो, क्योंकि 10,000 वोटों से इस बार वो केवल जीत कर आई, और उनको पता है कि अगली बार क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके बाद अगले बार चुन के आने की संभावना उनको नहीं है। 20 मजबूरी भी ने क्यों ना कहा हो, लेकिन बोला है तो। लेकिन बाकी राजनेता आगे क्यों नहीं आते। मयंक जी, देखिए, ऐसा है कि ये एक नया फिनोमिनन शुरू हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स में कि अब मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो सेक्युलर पार्टीज के स्मोक स्क्रीन के पीछे नहीं छुपेंगे, वो अब खुद सामने आ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को नुकसान होगा और भी जो दूसरी सेक्युलर पार्टीज हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनकी स्मोक स्क्रीन की अब उनको जरूरत नहीं है। एमआईएम जैसी पार्टी अब खुद ग्रो करेगी और उनकी पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक चेंजेस जो इंडिया में जगह जगह पर हुए हैं, उनके पास काफी सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर वो जीतने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये सेकुलर पार्टीज हैं, इनके लिए खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही उनको अब लगा कि ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, इनमें अब दम नहीं रहा, तो अब वो खुद अपना असली एजेंडा लेकर सामने आएंगे। बिल्कुल। अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो सामने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो कम्युनिस्ट स्लोगन्स और सेकुलर स्लोगन्स के खुद विक्टिम्स हैं। उनको ऐसा लगता है कि देखिए, ये तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी होनी चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, और हम तो इन बातों को नहीं मानते। आप इन बातों को नहीं मानते, लेकिन वो तो मानता है ना। हाँ। तो उसकी आइडियोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि उसकी विचारधारा क्या है। वो कोशिश नहीं है। अब ये क्या बोलते हैं, आजकल बड़ा फैशनेबल हो गया है, जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ये तो पोस्ट आइडियोलॉजी सोसाइटी है, इसमें तो अब आइडियोलॉजी की जरूरत ही नहीं रहेगी। जैसे नेहरू ने कहा था ना ये आजादी मिलने के बाद कि अब तो वॉर ही नहीं होगी, अब तो सब नॉन वायलेंस हो गया, क्योंकि इंपीरियलिज्म खत्म हो गया। ये गलती खाया था नेहरू। वो चाहते थे आर्मी को ही डिसबैंड कर दिया जाए, लेकिन ये कोई मॉडर्नाइजेशन और मॉल कल्चर की वजह से कोई पूरा इंडिया पोस्ट आइडियोलॉजी सोसाइटी नहीं हो गया है। बिल्कुल। जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी को परस्यू कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अपनी जड़ों पे जाना पड़ेगा। आपको अपनी वॉरियर स्पिरिट जो थी, जिस तरह से आपने डिफेंड किया था इस देश को, जिस वॉरियर स्पिरिट से जो आपके राजपूताना ने डिफेंड किया था, जो मराठा ने डिफेंड किया था, जो सिखों ने डिफेंड किया था, वो वाली स्पिरिट आपको रिवाइव करनी पड़ेगी। लेकिन वो स्पिरिट तो कहीं दिख नहीं रही है। वो स्पिरिट दिखेगी जब बिल्कुल छाती पर खाएंगे, डंडा ज्यादा खाएंगे, सामने जब डेंजर दिखाई देगा, जब मेरी जान पर ही हमला होगा और जब मेरे पे सीधा अटैक होगा, तो मैं उस वक्त गांधीज्म की बात नहीं कर पाऊंगा।
हाँ, मतलब जब खुद डंडा खाएंगे तब सुधरेंगे। अभी सुदर्शन पे कार्रवाई हुई इसलिए नहीं जागेंगे। हाँ, ये तो एक शतुरमुर्ग जो है ये हमारा नेशनल बर्ड बन चुका है। हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक। जो मोर है वो तो सांप को ऐसे पकड़ लेता है, और शतुरमुर्ग जब होता है वो अपनी गर्दन को छुपा लेता है रेत के अंदर जब सामने से खतरा आता है। तो हमारा ये एटीट्यूड ऑस्ट्रिच लाइक हो गया है। तो ये शतुरमुर्ग वाली स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है, ये अब सारे वर्ल्ड में जो आईसिस कर रहा है, जो सारे वर्ल्ड में जो ईरान, इराक, सीरिया और सारे वर्ल्ड से जो वो कैलिफेट के अंदर लोग आ रहे हैं, उस प्रकार का वातावरण में भी नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? बिल्कुल। अब तो पूरा ये एजुकेट कर रहे हैं, आईसिस वाले हमको एजुकेट कर रहे हैं कि अपने वॉरियर, जो आपका पुराना वॉरियर वाला कल्चर था, उन रूट्स को ढूंढिए। वो आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। और सुसाइडल कोर्स पर अगर हम रहेंगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब हम ऐसी वॉरियर वाली बात करते, क्योंकि मैंने पहले भी एपिसोड में ये की थी, तो मयंक जी, लोग कहते हैं कि आप तो लोगों को शस्त्र हाथ में लेने की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपके हर काम में शौर्य को साथ लाइए, हिम्मत को लाइए, पुरुषार्थ को लाइए। देखिए, जो सेल्फ डिफेंस का जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो एक बहुत पुराने ब्रिटिश लॉ पे आधारित है कि हर आदमी का घर उसका एक कासल है, और उसको डिफेंड करने के लिए पूरी ताकत वो लगा सकता है। ये उसको कानूनन ये सेल्फ डिफेंस का हमारा घर हमारा कासल है। केवल ये चैनल का सवाल नहीं है, हम सबके घर, हम सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनी जान बचाने का अधिकार दिया है हमको, अपने धर्म को बचाने का अधिकार दिया हुआ है। वैसे देश को बचाने का कर्तव्य दिया है, और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें सब कुछ छोड़कर आगे आकर देश बचाने के लिए इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी, नमस्कार, जय हिंद। क्या कहना है आपका? अशोक पांचाल, दिल्ली सादरा से बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैंने सुना था कि भाई शेर जो है मांस के अलावा कुछ नहीं खाता। हाँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर हम लोगों में जानवरों में जो भैंसे हैं या हिरन है, इनका जो झुंड चलता है ना, उनके अंदर अगर हिम्मत आ जाए और उनको कुछ शिकार न मिले शेर को, तो वो घास खाने को मजबूर हो सकता है। यही बात मैं अपने हिंदुओं को समझाना चाहता हूँ। धन्यवाद। अपने आप कब तक खुद को भैंसों कहोगे? कब तक खुद को भैंसों कह के भैंसों जैसा हम व्यवहार करेंगे? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सर मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, गोल्ड मलकपेट से। हाँ सर, ये अकबरुद्दीन ओवैसी है ना, ये हिंदू को पूरा जलाने की कोशिश कर रही है। केसीआर है, ये क्या है मालूम, ये कंधों पे डाल के इन लोगों को ऊपर पूरा मुस्लिम को एक होना चाहिए। केसीआर भी क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है इन लोगों मुसलमानों को, ये अकबरुद्दीन ओवैसी को। अब हिंदू देवों को गाली देना है, ये भाग्य लक्ष्मी माता देना है, ये अच्छी नहीं है साहब। ये इन लोगों को बैन कर देना है, कुछ भी देश में रहना ही नहीं होगा, मरी जाना है अकबरुद्दीन ओवैसी। धन्यवाद। और ये जब ऐसी घटनाएं करता है, ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है, तब ये अपने आप को सब पर भारी होने का दावा करता है। गैर कानूनी काम करके अपने आप को भारी कहने वाला हीरो नहीं होता, वो तो खलनायक होता है। देखिए, हम आपको इसके एक बाइट दिखाते हैं जिसमें अपने आप को हीरो कैसे दिखाता है। देखिए। अरे हम असेंबली में खड़े होते हैं ना, 254 है, 254 पूरे एमएलए हैं, उसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। शेरवानी वाले सिर्फ 7 हैं, लेकिन देखो 290 पे भारी है ये। इस वास्ते कहते एक मियां भाई 10 पे भारी है। सुभाष जी, पत्रकारिता की आपका जो पत्रकारिता का नियम है, उसमें इस खबर को कैसे कवर करेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सुदर्शन जिस तरीके से कवर कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से ये बहुत ज़रूरत था। पॉलिटिकल पार्टी हमारे में एक आदत डेवलप हो गई है, ख़ास तौर से हिंदू कम्युनिटी के अंदर। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि हम सब सुन सकते हैं, हम नहीं प्रतिक्रिया देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है प्रतिक्रिया देने की, लेकिन ये ज़रूरत है। आपने प्रतिक्रिया दी है। एक ओवैसी जैसा शैतान व्यक्ति, जिसको कोर्ट ने भी कहा कि इसके दिमाग पे कोई शैतान आ गया होगा जिस वजह से इसने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, तो ओवैसी जैसा शैतान आदमी पब्लिक मीटिंग में आता है और आकर के आपके देवी देवताओं को गाली देता है, देवी देवताओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है।
और पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज करता है कि आप 15 मिनट के लिए खुली छूट दे दो, हमारे हाथ में पुलिस दे दो, हम हिंदुस्तान को बता देंगे कि क्या हो जाता है। तो इससे अगर इसका उसी तीव्रता के साथ अगर उसको कवरेज ना किया जाए, उसी तीव्रता के साथ मीडिया के मंच पे ना उठाया जाए, तो ये आम लोगों के बीच में बात नहीं जाएगी। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि आज के टाइम पे ओवैसी सबसे बड़ा एंटी मुस्लिम व्यक्ति है। अगर ये इस तरीके का हेट स्पीच देने की वजह से जो समाज में जो दूरियां फैल रही है, वो हिंदू और मुस्लिम की दूरियां फैलाने वाला ये ओवैसी जैसा व्यक्ति है। इसके भाषणों को सुनकर के लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन जाता है कि पूरी मुसलमान कम्युनिटी इसी तरह की है, या बड़े टॉप लेवल पे जो नहीं जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिलीजन के करीब में नहीं है, उनको यही एक परसेप्शन जाता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह से दूसरी मीडिया जो ये काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है कि कवरेज करें इसको, और इसको पूरे तीखेपन से, पूरे तीव्रता के साथ, पूरे जोश के साथ इसको उठाया जाए। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा आखिरी में कि ये जो बैन किया गया है सुदर्शन को और के चंद्रशेखर राव, ये जब से मुख्यमंत्री बने, पहली बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने, और इसके बाद से इन्हें ऐसा लगता है कि मीडिया को जो है ये बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे, उसको डेमोलिश कर देंगे, और डेमोलिश करके के चंद्रशेखर राव अगर एक स्टेट बना लेना चाहते हैं, ये वही स्थापित, ये उनका जो है एक दूसरे तरह का एंटी नेशनल काम है। अगर लोगों की आवाज़ बंद कर दी जाए, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी जाए, तो ऐसे ही ओवैसी जैसे लोग पैदा होंगे जिसका समर्थन के चंद्रशेखर राव और वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा प्राप्त है। इसकी घोर निंदा लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन करती है, और आगे जो भी किया जा सकता है ये सब कुछ लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन आपके साथ मिलकर के करेगी। बिल्कुल, धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता था। हेलो, बोलते रहिए। हेलो, बोलते रहिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि अपनी बात को तुरंत अपने टीवी पर सुनने के मोह में अपनी बात को ना रोके। अगले कॉलर, जय हिंद। अगर यही शब्द पाकिस्तान के अंदर बोला जाता तो क्या होता? बिल्कुल, जो शब्द ये ओवैसी बोल रहा है, अगर यही शब्द हम जाकर के पाकिस्तान बोले तो हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इनका जवाब दो। बिल्कुल सही आपने कहा मयंक जी। ये शब्द अगर पाकिस्तान में रहने वाला कोई हिंदू बोलता या बांग्लादेश में रहने वाला कोई हिंदू बोलता तो क्या हो जाता? देखिए, ये प्रॉब्लम तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सॉल्व ही कर दी है, क्योंकि वहाँ हिंदू और वो बुद्धिस्ट बचे ही नहीं है। तो इस मामले में उन्होंने अपनी माइनॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है ना। तो वहाँ पर कोई बोलने वाला है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम तो होगी नहीं वहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि जो के चंद्रशेखर राव जो हैं, वो इस वक्त एक टूल बन चुके हैं एमआईएम के हाथ में, और एमआईएम ये चाह रहा है कि जो हैदराबाद का मर्जर इंडिया से हुआ था उसको रिवर्स कैसे किया जाए, और उसमें ये टूल की रोल प्ले कर रहे हैं केसीआर। इनको मालूम भी नहीं है, क्योंकि अच्छा इनका दिमाग मतलब मयंक जी आपको कहना है कि सरदार पटेल का जो सपना था हिंदुस्तान को एक रखने का, वो टूट जाएगा, और निजाम का जो सपना था उसके रियासत को अलग हिस्सा बनाने का, वो पूरा होगा। हाँ, ये इसी दिशा के अंदर ये लोग जा रहे हैं। और जिस तरह से वो इसकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि वहाँ पर एट्रोसिटीज कितने हुए थे, कितने हजारों लोग वहाँ पर मारे गए थे जब राज था रजाकार्स का। और उनको नहीं भूलना चाहिए, जो कासिम रिजवी जो इस संगठन का हेड था, एंड में उसको अरेस्ट किया था सरदार पटेल ने जब कार्रवाई की थी, और उसके बाद कासिम रिजवी को पाकिस्तान भेजा गया था। उसको इसी शर्त पे छोड़ा गया था कि अब तुम्हें तुरंत 24 या 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो ये जो है, ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है। ये वही लोग हैं, ये वही आइडियोलॉजी के लोग हैं। अगर वो लोग ये नहीं हैं तो ये कंडेम करें उन रजाकार्स को। ये तो कंडेम नहीं करते रजाकार्स को, ये तो रजाकार्स को अपना हीरो बताता है। और केसीआर का जहां तक सवाल है, मेरी वहां के आईएएस ऑफिसर से बात होती रहती है तेलंगाना के, उन्होंने बताया है ऑन द कंडीशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कि वहां पर वो काफी बदतमीजी करते हैं। वहां पर जो ऑफिसर्स जब इकट्ठा होते हैं किसी भी मीटिंग में, तो ये बहुत बुरी तरीके से चिल्लाते हैं, और उनकी हिम्मत ही नहीं होती उनको सही बात बताने की। तो केसीआर को चढ़ गई है, पावर की चढ़ गई है, और इतनी बुरी चढ़ी है कि और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पहली बार पावर मिली है, वो समझ नहीं पा रहे हैं उसका क्या करें, और ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं है केसीआर के लिए।
तो इसलिए ये देश के लिए इतना बड़ा खतरा बन रहा है। आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि केसीआर जो हैं वो ममता बनर्जी हैं जो कि तेलुगु बोलती है। ये तेलुगु वाली ममता बनर्जी है, ये तेलुगु स्पीकिंग ममता बनर्जी है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर इतने सारे बांग्ला, तो फिर भी मयंक जी हो तो फिर भी महिला है, केसीआर साबित करे कि हाथ में चूड़ियां नहीं है। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर घुसे हुए हैं वेस्ट बंगाल में, जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनको वहां पर जाना पड़ा, जिस तरह से वहां मदरसों में जिस तरह से वहां पर ब्लास्ट हुए, जिस तरह से टेररिस्ट घूम रहे हैं, कितने सौ टेररिस्ट वहां पर फ्रीली घूम रहे हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं, इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है वहां पर इलीगली, और उसके बाद वहां पर एक्सप्लोसिव्स बनाए जा रहे हैं, वो सब ममता बनर्जी के सिस्टम में बड़ी ढील दी गई थी। अब वो प्रूव हो चुका है और काफी सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन लेना पड़ा डायरेक्टली। अब वो स्थिति जो है अब वो हैदराबाद की होने वाली है। मेरे एक बहुत सीनियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपको पता होगा, आप और हमने बैठ के करीब 5 साल पहले कहा था कि बंगाल में क्या होगा, वो बंगाल में आज हो रहा है। हमने तब भी कहा था कि हैदराबाद में क्या होने वाला है। हैदराबाद में अभी सब चीजें सामने नहीं आई है, लेकिन इस देश के जितने आतंकवादी पकड़े जाएंगे उनका सबसे ज्यादा लोगों का संबंध हैदराबाद से होगा। ये बात हमने आजमगढ़ की बात करते समय की थी, आपको याद होगा, करीब 4 साल पहले। आज वो दोबारा हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाले मीडिया का मुंह बंद करने का काम अगर वो सीधे सीधे नहीं कर सकते तो गैर कानूनी तरीके से छुपके से वहां के केबल को बंद करके करें। एक चैनल में जब हम काम करते थे और मैंने बांग्ला क्रेसेंट जैसी फिल्म बनाई थी, उसके बाद वो रोजाना ये चेक करते थे कि हमारा एपिसोड कैसा है और हमारा एपिसोड कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। तो हमारे जैसे पत्रकारों पे इमरजेंसी है, जैसे आपके चैनल पर इमरजेंसी है, तो हमारे जैसे पत्रकारों पे भी इमरजेंसी है। हमको अपनी बात कहने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया अलाउ ही नहीं करता। ये तो ट्विटर, फेसबुक और अपनी खुद की वेब पोर्टल बनाने से हम अपनी बात अब कह सकते हैं और आपके चैनल जैसे चैनल पर अपनी बात खुलकर कर सकते हैं। नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया हमको अवॉइड करता है, जैसे कि हम कोई बहुत खतरनाक जंतु हैं और हम पता नहीं कैसी बात कर देंगे। हम देशभक्त लोग हैं, देशभक्त जो लोग हैं उनको अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। ये कम्युनिस्टों का मीडिया है, ये पूरा मीडिया जो जेएनयू और जो कम्युनिस्ट, आज वो कहां है ह्यूमन राइट्स वाले, बिल्कुल, जो ये कत्लेआम की बात करते हैं, जो ये रिलीजन, ऑल रिलीजन्स विल बी इन डेंजर, माइनॉरिटीज, वो तो कह रहे हैं हम माइनॉरिटी है ही नहीं, हम 9 हैं तब भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि वो इस मानव अधिकार वाले विषय पर भी क्या अपनी बात रखता है। हम यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। एमआईएम के नंगा नाच के सीरीज में हम लगातार आपके सामने इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। 14 दिन हो गए मैं दिल्ली में रहकर इस कार्यक्रम को लगातार आपके सामने पेश कर रहा हूं, और एमआईएम के नंगा नाच के तमाम उदाहरण हम आपके सामने दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक नई कड़ी जुड़ी है जो हमें अपेक्षित था वैसे हुआ है, और वो कड़ी यह है कि हैदराबाद में चैनल का प्रसारण गैर कानूनन तरीके से दबंगई के साथ वहां के सरकार ने केबल ऑपरेटर पे दबाव बनाकर बंद किया है। लाखों फोन अब तक हैथवे के नेटवर्क में गए हैं, कॉल सेंटर में गए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर चैनल शुरू नहीं हुआ है। आखिर ये क्या तकनीक होती है और कैसे ये सब कुछ संभव होता है, देखिए। भारत में टीवी के प्रसारण की औपचारिक शुरुआत 1959 से मानी जाती है, लेकिन इसे अपने दायरे को बढ़ाने के लिए 6 साल का वक्त लगा। इसका पहला परीक्षण दिल्ली में किया गया और सामान्य प्रसारण भी सबसे पहले दिल्ली में ही शुरू हुआ। फिर 7 साल के बाद बंबई और अमृतसर में टीवी ने अपनी पहुंच बनाई। 1975 तक देश के 7 शहरों तक टीवी की पहुंच हो चुकी थी। आज भारत के हर राज्य और गांव तक टीवी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। आज टीवी पर सबसे ज्यादा न्यूज चैनल देखे जाते हैं, क्योंकि भारत का हर नागरिक जानना चाहता है कि उसके मोहल्ले, क्षेत्र, राज्य और देश में क्या कुछ नया चल रहा है। न्यूज चैनल्स ही सरकार की नई सुविधाओं से लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन कैसे कोई खबर एक जगह से चलकर देश के कोने तक पहुंचती है, कैसे केबल का प्रसारण होता है, हम आपको इससे रूबरू कराएंगे।
चैनल से खबर या कार्यक्रम बनकर कार्यालय के पीसीआर तक पहुंचता है, जहां से इसे ऑन एयर करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी तक पहुंचाया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इसे अपलिंकिंग की प्रक्रिया से सैटेलाइट तक पहुंचाती है, जिसके बाद सैटेलाइट कार्यक्रम को उन कंपनियों को भेजता है जिन्हें चैनल पैसा देता है प्रोग्राम को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए। इन कंपनियों को केबल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी भी कहा जाता है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां अपने ग्राहकों तक प्रोग्राम को पहुंचाती हैं। किसी प्रोग्राम को चैनल के पीसीआर से लोगों के घरों तक पहुंचने में 6 से 7 सेकंड का वक्त लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हम जो सैटेलाइट से सिग्नल भेजते हैं वो केबल ऑपरेटर अपने यहाँ रिसीव करता है और आपके घरों में भेजता है, और डीटीएच पर एक ही जगह रिसीव होता है और देश में सब जगह पर भेजा जाता है। इसलिए हैदराबाद में इसने केबल पर भले ही बंद किया हो, लेकिन वहाँ पर जो लाखों कनेक्शन है, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी या बिग टीवी, सारे डीटीएच पर सुदर्शन है। वहाँ पर अपनी बात हम दम के साथ कह रहे हैं। भले ही केबल पर इसने बंद किया हो, वहाँ पर इंटरनेट पर देखने वालों की संख्या भी बहुत बड़े तादाद में है। लेकिन फिर भी एक भी टीवी अगर बंद हुआ है तो भी ये लोकतंत्र पर हमला है। लेकिन हैदराबाद में तो लाखों टीवी बंद किए गए हैं केवल सुदर्शन के डर से, सुदर्शन के खौफ से। मयंक जी, क्या ओवैसी डर गया है? इसका ये सिम्टम नहीं है? हाँ, जब तक उसको ये लग रहा था कि इस पब्लिसिटी से उसको फायदा हो रहा था, तब तक वो चुप होगा। लेकिन जब उसको मालूम पड़ा कि अब तो मैं एक्सपोज हो रहा हूं और बहुत सारा एक तबका जो देश का है वो मेरे खिलाफ हो जाएगा, तो मेरे लिए इधर उधर जाना भी मुश्किल हो जाएगा, तो उसने सोचा होगा कि अपने मित्र केसीआर के माध्यम से अनऑफिशियली केबल नेटवर्क्स को बंद करवा दिया जाए। ये एक बहुत पुरानी टेक्निक्स हमारी सरकारें अपनाती है, केबल ऑपरेटर्स पे प्रेशर डालकर ये बंद करा देती है अनऑफिशियली। तो ये गुंडागर्दी है, प्रेस की आज़ादी के खिलाफ आक्रमण है और प्रेस को खड़ा होना चाहिए इस आक्रमण के खिलाफ। लेकिन मयंक जी, मैंने आज सारे टीवी चैनल वालों को मैसेज किया कि ये केवल सुदर्शन पर आक्रमण नहीं, कल आपकी भी बारी आएगी, क्योंकि यूपी में पहले कुछ चैनलों के खिलाफ ऐसे हो चुका है। अगर देश में चैनलों का प्रसारण राज्य सरकार स्थानीय लेवल पर दबाएगी तो फिर ये मीडिया की आज़ादी कहाँ रही? बिल्कुल नहीं है आज़ादी। मीडिया के चैनल्स को डायरेक्टली बंद किया जाता है और जो पत्रकार देशभक्ति की बात कहना चाहते हैं उनको बुलाया नहीं जाता। बहुत सारे तरीके हैं इनके पास। लेकिन बाकी चैनल अब तक तो मुझे किसी चैनल ने फोन करके नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि उनको ऐसे कार्यक्रम दिखाने नहीं है इन चैनल्स को, तो उनको प्रॉब्लम होगी नहीं, उनको ऐसा लगता है। क्योंकि उनको ना तो इंटरेस्ट है, उनकी एजुकेशन जेएनयू में हुई है, और ना उनकी भारत की जड़ों में कोई उनको इंटरेस्ट है, ना उनको इस देश में कोई इंटरेस्ट है। वो कंज्यूमरिस्ट कल्चर के लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने जरूर समर्थन किया है, कई दलों के लोगों ने किया है। मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं। ओवैसी साहब ने सुदर्शन टेलीविजन को हैदराबाद में बैन कर दिया है, क्योंकि उनके अगेंस्ट में खबर सुदर्शन चैनल ने दिखाया। तो ये तो संविधान के खिलाफ है, क्योंकि आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपको अधिकार नहीं है बैन करने का। तो हैदराबाद में उन्होंने बैन किस वजह से किया, क्यों किया, उसका जवाब लोकतांत्रिक रूप से वहाँ की जनता देगी जरूर। लेकिन लोकतांत्रिक रूप से जवाब देने की प्रक्रिया 5 साल बाद आती है, और ये जानने के कारण ही सरकार ज़्यादा मस्ती करती है 4.5 साल तक, और फिर आखिरी 5-6 महीने में जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, ऐसे विभिन्न कारणों से 4.5 साल के अत्याचारों को भूल जाती है और फिर एमआईएम जैसे लोगों को ही दोबारा लाती है। अगले कॉलर। जय हिंद। ओके, जय हिंद चौहान जी। बोलिए। जय हिंद जी। क्या कहना है आपको? अशोक चौहान बोल रहा हूँ। हाँ। अभी तो 125 करोड़ आदमी देख रहा था, अभी एक सुदर्शन न्यूज दिखाना चालू कर दिया, पूरा हैदराबाद में बंद करा दिया। हाँ। अभी क्या क्या बंद कराएगा मालूम नहीं हो, वो खुद भी बंद हो जाएगा, फिर दोबारा हो। आप कंटिन्यू चलाते रहिए आप। धन्यवाद। हम तो चलाते रहे हैं, चलाएंगे, और तब तक चलाएंगे जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। चुनाव आयोग भी इस विषय पर सोमवार को अपनी बात को रखने वाला है। एक हफ्ते में जवाब देने का उनके ऊपर बंधन होते हुए भी अब तक 12 दिन होने के बाद भी चुनाव आयोग न जाने किस दबाव में है, अब तक अपनी बात को नहीं कहा है। लेकिन आज ओरली उन्होंने कंप्लेंट करने वाले को कहा है कि हम सोमवार को जवाब देंगे। जवाब क्या आएगा मैं आज बता सकता हूं, लेकिन मैं सोमवार की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि उनके लेटर हेड पर उन्होंने क्या कहा है ये हिंदुस्तान को दिखाने में मुझे ज़्यादा रुचि है।
क्योंकि तब पता चलेगा कि हमारी व्यवस्थाएं कितनी खोखली है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी बोलिए। नमस्ते सुरेश जी, मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि 15 मिनट की बात करने वाला और दुनिया पे फतेह करने वाला जिसने ये बात कही है, वो आपकी इस मुहिम के सामने महज 14 दिन भी टिक नहीं पाया। ये दर्शाता है कि आपकी कितनी बड़ी कामयाबी है, और हम सब सुदर्शन के साथ है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी MIM पार्टी पर बैन लगे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हैदराबाद से बोल रहा हूँ सर मैं। हैदराबाद में क्या प्रतिक्रिया है लोगों में? हैदराबाद में सब लोग सुदर्शन के साथ जुड़ गए हैं, और हम ये देखेंगे कि ये पार्टी बंद हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया फतेह करने की बात करता है, लेकिन इसको मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे इसका हेड ऑफिस है वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत कर बता दे तो मैं मान लूंगा कि ये सच्चा मुसलमान है। और ये मुसलमानों का जो कहता है कि मैं भाग्यदाता हूँ, ये सब जीत जो तो फिर भी जीत तो फिर भी देश में जोड़ तोड़ से या 33% वोट से भी मिल जाती है, लेकिन हिंदुस्तान के दिल को जो इसने तोड़ा है उस पर ये जीती जन्म में तो कभी नहीं पा सकता, क्योंकि इतनी ठेस पहुंचा ही अपने बातों से। सुनिए और एक बात इसकी हम आपको दिखाते हैं। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। मैं मयंक जी के पास चलता हूं। मयंक जी, क्या ये बात इसने कही है, हम इसको दिखा रहे हैं, भारत का कोई चैनल इस ऐसे इसके भाषणों के टुकड़ों को नहीं दिखाता, आखिर क्या ऐसा कारण है जिस कारण वो नहीं दिखाते? देखिए, वो उनके अंदर कोई ऐसी राष्ट्रवाद की भावना अगर होती जैसी आपके अंदर है तो उनको पेन होता। प्रॉब्लम यह है कि जो रिफॉर्म मूवमेंट्स जो अंग्रेजों ने इस देश में फैलाए थे, तो उसके बाद हमको हर चीज में अपनी बुराई और अपने दुश्मनों की अच्छाई दिखने लगी। ये एक डिफीटेड सोसाइटी जो होती है उसके लक्षण होते हैं। तो क्योंकि जब हम हार गए थे तो उसके बाद हमारा सब कुछ गलत है और हमारे दुश्मन का सब कुछ अच्छा है, ये हमने इंटरनलाइज कर लिया है अपने अंदर, ये इंटरनलाइज कर लिया अपने सोचने के तरीके में। तो इस वजह से जो है हमको अपनी उनकी बातें सब ठीक लगती हैं। ऐसे ही हमारे चैनल्स जो ये जिस प्रकार की एजुकेशन उनकी है, जिस प्रकार के संस्कार उनके हैं, तो उनको कोई ऐसी वेदना नहीं होती देश के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो, बल्कि वो सोचते हैं कि ये लोग क्यों फालतू में परेशान हो रहे हैं। उनको लग्जरी की लाइफ चाहिए, उनको फॉरेन में घूमना है, उनको ड्रिंक्स लेना है, उनको डिस्को में जाना है, उनकी बहुत सारी दूसरी प्रायोरिटीज होती हैं। लेकिन मयंक जी ये कितने सालों तक चलाएंगे? इनका डिस्को तो ISI जैसे यहाँ पर साम्राज्य बढ़ने के बाद वैसे बंद हो जाएगा। तो तब शायद वो डिस्को के लिए लड़ें। हाँ। ये एक संभावना है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब गाड़ी किसी की लग जाती है नहीं तो वो गोली चला देता है दिल्ली में, और कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो वो ऐसी चीज के लिए लड़ सकते हैं, वेदों के लिए थोड़ी लड़ेंगे। ये एक अंतर आएगा जब उनको लगेगा। बड़ा विश्लेषण किया है मयंक जी आपने, बहुत बड़ा। तो ये जो कंज्यूमरिज्म है ये उनका गॉड बन चुका है। तो अगर आप उनकी प्रॉपर्टी पे अटैक करेंगे, उनकी चीजों पे अटैक करेंगे, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर अटैक करेंगे, तब वो लड़ेंगे। उनके अंदर लड़ने की ताकत है, लेकिन वो किस लिए लड़ेंगे वो चेंज हो गया है। देखिए, मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ इसके साथ। बोलिए सुभाष जी, बोलिए। मैं इसके साथ में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। हमारे देश के, मैं मीडिया के तरफ से मैं बोलना चाहूँगा, हमारे देश में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, और इस तरह से कई मामले देखने के लिए हमारे सामने आते हैं कि मीडिया पे बैन कर दिया जाता है, चैनलों पे बैन कर दिया जाता है, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बिल्कुल खामोश बैठे रहती है। जस्टिस काटजू हैं इसके अभी अध्यक्ष, इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या बोलना का। गवर्नमेंट में कुछ हो रहा है तो जरूर बोलेंगे, और निश्चित रूप से उनकी प्रतिक्रिया पिछले 2 सालों से चुप है ना। लेकिन अब हमें ये भी ज़रूरत है कि केवल एसोसिएशंस ही नहीं, केवल मीडिया के लोग ही नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो प्रेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको भी खुल करके सामने आना चाहिए। और लोकतंत्र का ऐसे जो गला घोटा जा रहा है, जो इस तरीके का इलीगल काम किया जा रहा है चैनल्स को बैन करके, ये निश्चित रूप से कल किसी और चैनल को बैन किया जाएगा, फिर किसी और चैनल को बैन किया जाएगा। ये होना है, विषय बदल सकते हैं, लेकिन ये बैन करने का सिलसिला जारी रहेगा। तो एकजुट होकर के, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब तक नहीं सोचेंगे कि भाई हमको
हमारा भी अपना रोल है, वो जब तक नहीं सोचेंगे, नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, तब तक कुछ हो नहीं सकता, और इसकी पूरी भर्त्सना करनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ, आज का जो विषय आपने उठाया है, देखिए ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है आंध्र सरकार की, तेलंगाना सरकार की, कि वो सुदर्शन जैसे न्यूज़ चैनल को वहाँ पर बैन कर रहे हैं। जैसा आपने पहले भी बोला कि वहाँ DTH लगाने की लोगों में होड़ लग गई है। आप देखिए आज तो इतने ज़्यादा माध्यम मौजूद हैं कि आप YouTube पर इसको देख सकते हैं, इंटरनेट पर हमेशा अवेलेबल रहती हैं चीज़ें। तो आप अगर बैन भी कर लें तो कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं है मीडिया का। लेकिन आप जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं वो समझने वाली बात है। उसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि आप इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। आप देखिए 2 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन फैमिलीज को जिंदा जला दिया गया, और जब जलाया गया तो वहां पर चिल्लाया जा रहा था कि इस्लाम खतरे में है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम कब से खतरे में आ गया। आज के समय में 70 साल हो गए हैं इस देश के अंदर रहते हुए, यहाँ पर मुसलमानों को किस जगह पर अत्याचार सहना पड़ रहा है, मुझे सबसे बड़ी बात तो ये नहीं समझ में आती। यहाँ का पॉलिटिशियन सन 47 से मुसलमान के वोट बैंक के लिए बिछा हुआ है, उनके लिए सारी सुविधाएं, सारी सहूलियतें दे रहा है, और उसके बाद भी अगर ये लोग अपना एक ऐसा फंडामेंटलिस्ट व्यवहार दिखाने को बैठे हुए हैं कि गूगल का एम्प्लॉई जाकर के ISIS ज्वाइन करने को बैठा हुआ है, पढ़े लिखे लोग अगर इस तरीके की ताकतों को समर्थन दे रहे हैं, तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म कहीं ना कहीं तो जिंदा है, और उस पर हमें बहस करने की बहुत सख्त जरूरत है। बहस के बिना रास्ते नहीं निकलेंगे, बात करने की जरूरत है। और संवैधानिक संस्थाएं तो शांत पड़ी हुई हैं, न जाने किस डर से। उन्हें शायद डर लगता होगा कि दंगे ना हो जाएं, पर कब तक इन डर की वजह से हम चुपचाप बैठे रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे? और एक्शन तब लेंगे जब डायरेक्ट एक्शन प्लान हमारे अगेंस्ट होगा क्या? और इस तरीके से अगर हम सोते रहे तो किस दिन हम साफ कर दिए जाएंगे हमें पता नहीं। और आज बंगाल का जो हाल है, कश्मीर का जो हाल है, वही हाल उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, वही हाल महाराष्ट्र का हो जाएगा, वही हाल केरल का हो जाएगा, वही हाल गुजरात का हो जाएगा। कौन सा देश का हिस्सा है जो बच पाएगा इस फंडामेंटलिज्म से? तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि इस विषय पर बहस हो, और आपने इस पर बहस उठा करके बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, हेलो, बोलिए। मैं बसंत झा बोल रहा हूँ। ये बार बार जो नाटक करता है ना, ये नौटंकी जो कर रहे हैं ना, बार बार मौका मिलता तभी तो ये नौटंकी कर रहा है। हाँ, बार बार जो नाटक कर नौटंकी कर रहा है, बार बार इसको बार बार मौका मिल रहा है तभी तो ओबीसी जो भी MMR ऐसा नौटंकी कर रहा है। बार बार मौका ये देश दे रहा है, या जो कानून दे रहा है इसको मौका बार बार दे रहा है, तभी तो ये नौटंकी कर रहा है। ऐसे लोगों को अगर मतलब जब जैसे ही बोलता है या कुछ गलत बोलता है, वो तुरंत उसमें कानून कार्रवाई होगा, तो नाटक नहीं करेगा ना। तो बार बार मौका दे रहा है तभी तो ऐसा नाटक कर रहा है बार बार। ये तो ऐसा मौका क्यों दिया जा रहा है? लेकिन ये बार बार मौका देने वाले कौन हैं? इसी देश के नागरिक हैं जो केवल जाति और धर्म के नाम पर वोट देते हैं, और ऐसे लोगों को बार बार भोंकने के लिए विधानसभा में, लोकसभा में भेजते रहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, क्या कहना है आपको? मैं राहुल पांडे बोल रहा हूँ बरस्त्रीपुरम से। हाँ, रहने वाला गोरखपुर का हूँ। हाँ, हेलो, बोलते रहिए आप। मैं बोल रहा हूँ, मैं हैदराबाद बरस्त्रीपुरम से बोल रहा हूँ। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हाँ, मेरा कहना ये है कि अगर ओवैसी में इतना कम है तो एक बार गोरखपुर आकर के मेरा कुछ भी उखाड़ के देख ले। धन्यवाद। हम आपको खास करके मेरे साथ बैठे हुए, स्टूडियो में बैठे हुए, जो लाइव में बैठे हैं, दोनों पत्रकार और देश के उस तमाम मीडिया कर्मियों को ये बाइट में सुनाना चाहता हूं जो ओवैसी के नंगा नाच पर चुप है, या कभी कभी उनको जी लगाकर महिमा मंडन करते हैं गेस्ट में बुला के। उन सब के बारे में, देश के तमाम 100% मीडिया के बारे में क्या कहता है ओवैसी, देखिए। ये टीवियों पर जो आ रहा है कि बीजेपी को 220, 230, ये तमाम के तमाम ओपिनियन पोल करने वाले ये मोदी के चमचे हैं, ये मोदी के गुलाम हैं, ये मोदी के पैसे खाने वाले हैं।
इनको हराम खा खा के मोटे हो चुके हैं। मयंक जी, चलो देश के खिलाफ बोला ओवैसी ने तो कुछ मीडिया वाले नहीं बोले, देवी देवताओं के खिलाफ बोले तो कुछ नहीं बोले, 100 करोड़ के खिलाफ बोला तो कुछ नहीं बोले, कम से कम मीडिया के खिलाफ ओवैसी ने बोला तब तो मीडिया वालों ने बोलना चाहिए ना। और भी रिस्पेक्ट उनकी बढ़ जाती है ऐसे आदमी के लिए, क्योंकि एक बीमारी का नाम है स्टॉकहोम सिंड्रोम। हाँ। उसमें एक हाईजैक जो प्लेन हुआ था, तो जो उसमें जो पैसेंजर्स बैठे थे उनको अपने हाईजैकर्स के लिए बहुत इज्जत हो गई थी और बाद में वो उनको वर्शिप कर रहे थे। तो ये जो लोग प्रताड़ित कर सकते हैं या मार सकते हैं, उसकी मेमोरीज हैं पुरानी, 1200 साल 1000 साल पुरानी मेमोरीज हैं अंदर, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए। वो मार खाई हुई है। अब आपने देखा होगा जो ईस्ट बंगाल से आए थे पिट के, वो बंगाल में आके वो हिंदुओं का ही विरोध कर रहे थे। वेस्ट पंजाब से कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो आए हैं, वो विरोध करते हैं हिंदुस्तान का, हिंदुओं का। तो ये एक इस तरह का एक सिम्टम होता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम एक बीमारी है। तो उसके अंदर आपको अपना शत्रु जो है, जो आपको पीट सकता है, उसके लिए रिस्पेक्ट होती है। तो हमारे मीडिया जो है वो स्टॉकहोम सिंड्रोम से सफर कर रहा है। 100%। बहुत 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 बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया। हाँ, मैं मुझे ऐसा, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और हमारे मीडिया के साथ में यही हाल है अभी, जो टॉप क्लास के जो कथित रूप से बड़े बड़े पत्रकार कहे जाते हैं, उनके साथ ये बीमारी लग चुकी है। और आप ये देखेंगे कि ऐसे मामलों में जहाँ पे उन्हें खुल करके बोलना चाहिए, उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया होती नहीं है। बड़े चैनल जो अपने आप को कथित रूप से बड़ा समझते हैं और बड़े जो रिपोर्टिंग करते हैं लुटियंस जोन्स में जा कर के, उनको जो है ये मामले दिखते नहीं हैं। वो इंटेलेक्चुअल्स इतने बड़े हैं कि उनको लगता है कि ये मामले हैं नहीं, क्योंकि वो देश के लिए नहीं सोचते हैं, वो देश के भक्ति के बारे में नहीं सोचते। अगर कोई भी देश का एक व्यक्ति या ये छोटा मोटा पॉलिटिशियन उठ करके अगर इस तरीके का नंगा नाच करता है और लोगों के सामने तोड़ने की कोशिश करता है, अगर इस विषय को आप नहीं उठाते मीडिया में, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा विषय उठाया जाना चाहिए। राखी सावंत एक विषय हो सकते हैं, उस पर डिबेट हो जाता है, सीधी बात हो जाए, अब अलग अलग कार्यक्रम हो जाते हैं, लेकिन ये विषय नहीं है जिसके लिए उठाया जाना चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। कॉलर इस विषय पर बोलना चाहते हैं, हम उनको अपना मौका देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मौके पर बोलने का काम हिंदुस्तान कर सकता है। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार। हम बैंकॉक थाईलैंड से चेंगमाट अयोध्या से बोल रहे हैं, मुन्नू शुक्ला। हाँ, मुन्नू शुक्ला बोल रहे हैं सर जी, गोरखपुर जिला के। बोलिए बोलिए। हाँ, जो ये ओवैसी के बारे में आप अपने चैनल के द्वारा, अपने चैनल के माध्यम से आप पूरे देश को जागरूक कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे बार बार कि अपनी बात तुरंत सुनने के मोह में आप अपना कॉल खराब मत करिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। आपका प्रोग्राम देख के बड़ा गर्व महसूस होता है। आप है जो कि हिंदुस्तान में कि एक नॉट खाली हिंदू की बात नहीं करते, आप हिंदुस्तान की बात करते हैं। यस। और ऐसे नीच व्यक्ति को जिस तरह की भाषा बोलता है ये, इसको तो इसकी बोटी बोटी नोच के नमक भरना चाहिए इसमें, ताकि दूसरा कोई इस तरह की भाषा का उपयोग न करे। इस तरह की भाषा मुझे भी नहीं बोलनी चाहिए, मगर ये इसकी हरकतें, इसके कर्म ऐसे हैं। हम समझ सकते हैं कि लोगों के मन में क्या गुस्सा है, तो उसकी अभिव्यक्ति में कम से कम शब्दों में तो कहीं ना कहीं पर आएगी। अब वो गैर कानूनी है क्या कानूनी, ये जिसको सोचना है वो पहले इसके शब्दों को लगाम लगाने की बात करें और फिर ऐसी बोटी बोटी की बात करने वाले विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अगले कॉलर, जय हिंद। जी सुरेश जी, बोलिए, क्या कहना है आपको? जी सुरेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी है, ये कभी मैंने सुना नहीं कि ये कभी किसी ओवैसी पे कभी बात करते हुए। इन्होंने बहुत बार हमने सुना है कि ये बहुत बार जो है मोदी जी पे सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ओके, और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार अरविंद केजरीवाल जी से इस बारे में प्रतिक्रिया लीजिए, जो कि बहुत ही देश हित की बात और जो बात करते हैं। तो मैं चाहूंगा
कि आप एक बार उनसे प्रतिक्रिया ले आपके न्यूज चैनल से। शायद आपको और दर्शकों को पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, मयंक जी इसकी शायद अच्छा जवाब दे पाएंगे। मयंक जी, अरविंद केजरीवाल ये कैरेक्टर सुदर्शन को बाइट नहीं देता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो नक्सल विचारधारा से प्रेरित हैं और उनके अंदर अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट एलिमेंट्स बहुत सारे उनकी पार्टी के अंदर हैं। और अभी एमआईएम के ये मिले थे ना ओवैसी जाके, जिनके बड़े भाई हैं वो इनसे जाके मिले थे, और कुछ लोगों का मानना है, मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, कि त्रिलोकपुरी राइट्स उसके अगले दिन हो गए थे। तो अब इसका कनेक्शन ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब जो केजरीवाल है उसको चाहिए वोट, और उसको चाहिए कांग्रेस का जो एक सेक्शन था वोटर्स का, जो कांग्रेस को मिलते थे वोट्स, माइनॉरिटी, सो कॉल्ड माइनॉरिटी वोट्स, वो चाहिए केजरीवाल को। तो केजरीवाल तो एमआईएम को के सामने जाके ऐसे लेट जाएगा। तो ये जो सोच रहे हैं कि इनको और आपको प्रतिक्रिया वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वो कोई नक्सली टाइप बात करेगा केजरीवाल, आप उसका मुंह बंद कर देंगे और आप उसको 10 सुनाएंगे, क्योंकि ये एक राष्ट्रवादी चैनल है। तो इसलिए डरता है, उसकी हिम्मत नहीं है यहाँ पर स्टूडियो में बुलाइए और मुझे रखिए सामने, और अगर केजरीवाल एक्सेप्ट करता है चैलेंज को तो आई विल शो हिम। स्टूडियो में आना तो दूर, हमारा साधारण ट्रेनी रिपोर्टर माइक आईडी भी लेके जाता है तो भी नहीं बोलता है। वो नक्सलाइट आइडियोलॉजी से प्रेरित है। तो क्या फिर ओवैसी में, ये वहां के मुख्यमंत्री में तेलंगाना के, और केजरीवाल में क्या फर्क है? ये एक अलायंस है, आइडियोलॉजिकल अलायंस है, जो लेफ्टिस्ट है, जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है, और जो एंटी इंडिया एक फोर्सेस बहुत सारी इकट्ठी हैं बहुत टाइम से। और इसको सीताराम गोयल कहा करते थे दैट ये जो इतना बड़ा अलायंस है, ये हमारी इंपीरियलिज्म, जो हमारे ऊपर साम्राज्यवाद हुआ था, उसके रेजिड्यूज हैं जो बाकी रह गए, और अभी भी वो इस देश पे राज कर रहे हैं इन रेजिड्यूज के माध्यम से। जो इस्लामिक इंपीरियलिज्म है उसके रेजिड्यूज अभी जीवित हैं, जो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी स्टालिन की, जो रशिया और जो वहाँ पर होता था, वो नेहरू जो था वो बिल्कुल अपना दिल दे चुका था रशिया के लिए। तो नेहरूवाद जो है उसमें ये सारी आइडियोलॉजीज मिक्स हो जाती हैं। नेहरूवाद में जितनी भी देश के विरुद्ध आइडियोलॉजीज थी वो मिक्स हो जाती हैं, और ये नेहरूवादी है, जो चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो जितने भी ये लोग हैं, ये नेहरूइज्म ही है। और इसका एक ही सोल्यूशन है, पटेल, सरदार पटेल। इसलिए मोदी जी बार बार पटेल की बात करते हैं। और आज जो देश ने उनको जिताया है, तो कहीं ना कहीं ये नेहरूइज्म की हार है और ये राष्ट्रवाद की जीत है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल प्लेन पे ये चीजें हो रही हैं, बड़े सटल वे में हो रही हैं। इसका रियलाइजेशन अभी लोगों को पूरी तरह पटेल के अस्तित्व वाली बात ओवैसी पर कब लागू होगी? कौन सी बात? पटेल के अस्तित्व की बात ओवैसी पर कब लागू होगी? ओवैसी तो जो है वो पटेल ने जो किया उसको अंडू करना चाह रहा है। पटेल ने जो ज्वाइन करवाया हैदराबाद स्टेट को इंडिया के साथ, उसको जो उसकी सारी बातें इसी तरफ इशारा कर रही है कि उसको अंडू करना चाह रहा है। और केसीआर साथ में खड़ा है उसके, ये शपथ लेके खड़े हैं, ये ओथ की क्या वैल्यू है? मैं एक और शॉर्ट प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, टाइम कम है। मैंने जो ओपनिंग में कहा था कि केसीआर की बेटी ने जो विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उसने एग्जैक्ट क्या कहा था और वो क्या पूरी बात थी? देखिए, इलेक्शंस के दौरान, जो लोकसभा इलेक्शंस के दौरान इनका बयान आया था कविता का, जो इनकी बेटी है केसीआर की, उन्होंने कहा था कि तेलंगाना जो है वो भारत का कोई पार्ट नहीं है, वो तो जबरदस्ती ले लिया गया था गलत तरीके से, तो उसके ऊपर ट्रीजन का मुकदमा चल रहा है। तो अब उसमें लेटेस्ट क्या है वो देखना पड़ेगा, लेकिन वो उसके ऊपर दायर हुआ था मुकदमा ट्रीजन का। तो वही तेलंगाना में हुआ होगा ना? हाँ, तो वहीं पर हुआ होगा। तो फिर बाप के राज में बेटी को क्या होना है? कुछ नहीं होना है। तो ये जो है, ये इस तरह की आइडियोलॉजीज जो हैं, ये अपने विक्टिम्स ढूंढ लेती हैं। ये सब लोग इन आइडियोलॉजीज के विक्टिम्स हैं। अब हमको, हमारा काम यह है कि हम एक ऑल्टरनेट विचारधारा दें और इनको जो विक्टिम्स बन चुके हैं उनको रिलीज कर दें इन आइडियोलॉजी से। बिल्कुल, और इसलिए हम बात करते हैं 125 करोड़ की, ओवैसी बात करता है 25 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ की, और हम बात करते हैं संपूर्ण हिंदुस्तान की 125 करोड़ की। ओवैसी जैसे लोगों को ये 125 करोड़ ही जवाब का फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि भेद के फॉर्मूले से ऐसे विषाणु नहीं मरेंगे। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला यहां पर आए, और आप सारे दर्शकों का आभारी हूं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात को 11 बजे, दोपहर में 9 बजे आप देख सकते हैं, सवेरे 9 बजे देख सकते हैं, और साथ में आप इसको कभी भी हमारे
यूट्यूब चैनल सुदर्शन न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।